दिल्ली के एक बाजार में बाजार करने गया था। वो कुछ सब्जी लेकर लौट रहा था कि तभी एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है और उसको चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। बूढ़े आदमी की वहीं मौत हो जाती है। डिटेक्टिव जे इंस्पेक्टर के साथ वहीं पहुँचता है और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई भी आदमी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। यहाँ तो कोई कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा ऐसे कातिल को कैसे पकड़ा जाएगा। तुम चिंता मत करो, सामने देखो, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। डिटेक्टिव जे सामने वाली दुकान में जाते हैं और दुकान की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। इंस्पेक्टर ध्यान से देखो, उस कातिल ने काले कपड़े पहने हुए हैं। उसका मुंह हाथ सब कुछ ढका हुआ है, पर पता नहीं वो उन बूढ़े काका को मारकर वहाँ से कहाँ चला गया। दाईं तरफ भागा है ये तो पता है। आगे किसी दुकान पर कैमरा होगा, वहाँ चलकर देखते हैं, पर उस कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। वो भागा तो इसी तरफ था, पर यहाँ से वो बाहर जाते दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब वो यहाँ से पिछली वाली दुकान के बीच ही कहीं है और कहीं छिप कर बैठा है। डिटेक्टिव जे लोगों से पूछताछ करने लगे और उस काले कपड़े वाले आदमी की फोटो दिखाकर लोगों को दिखाने लगे, पर किसी को भी कुछ पता नहीं था। सब इनकार कर रहे थे कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अरे बेटा, हम नहीं जानते इनको, तुम हटाओ ना ये फोटो, मुझे और भी काम है बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दिन दहाड़े यहाँ से निकला है, किसी का खून कर दिया है और किसी ने उसे देखा भी नहीं। जरूर ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं, हमें पता करना होगा। डिटेक्टिव जे के पास तभी एक छोटी सी लड़की भागती हुई आई और डिटेक्टिव जे को एक फोटो देकर चली गई। अरे डिटेक्टिव जे, वो लड़की तुम्हें क्या देकर गई है, देखो तो जरा। डिटेक्टिव जे ने वो फोटो ध्यान से देखी। वो किसी औरत का हाथ था। ये क्या है? ये तो किसी औरत का हाथ लग रहा है। लगता है वो बच्ची अपनी मम्मी के हाथ की फोटो देकर तुम्हें चली गई। डिटेक्टिव जे, नहीं, शायद वो बच्ची हमें कुछ क्लू देना चाहती है। ध्यान से देखो इस फोटो को, ये एक औरत का हाथ है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है औरत का हाथ है, पर इसमें क्या क्लू है? वही तो मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डिटेक्टिव जे कुछ देर तक फोटो को देखता रहा और आखिरकार वो समझ गया कि वो लड़की उसे क्या क्लू देना चाहती है। औरत को कहते हैं लेडी और उंगलियों को फिंगर, मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी। शायद वो हमें ये तो नहीं बताना चाहती कि यहाँ भिंडी बेचने वाला ही वो कातिल है। तभी उन दोनों की नजर सामने भिंडी बेच रहे आदमी पर गई। वो उसके पास गए और उसकी तलाशी ली। नीचे उसके काले कपड़े। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है और उसको जेल में सड़ने के लिए डाल देता है और उसको उसके किए की सजा मिलती है। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। कदम्बपुर देखने में बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में रिया और प्रिया नाम के सास बहू रहते थे। सास घर की कारोबार संभालती थी और बहू टीचर की काम करती थी। शुरू में सास बहू में बहुत अच्छे मेल जोल थी। जिस दिन से बहू ने काम करना शुरू कर दिया, तब दोनों की मन में थोड़ी सी दूरी पैदा हुई। एक दिन रिया बहुत हड़बड़ी से तैयार होते हुए, अरे टाइम कितना हो गया, अरे मैं लेट हो गई, अभी टिफिन भी तैयार नहीं हुआ, स्कूल की टाइम हो गई है ना, हर दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसे ही और 4 दिन चलते रहे ना, नौकरी खोना तो गारंटी है, कहते बड़बड़ाती रहती है। तो सास कहती है, अरे बहू, क्या मेरे पास 4 हाथ है, जब तुम रेडी हो जाओगी तब तक मैं नाश्ता तैयार कर दूं, थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो इसलिए आप इतने में तुम पहाड़ सर पे उठा के क्यों नाच रही हो? अरे ऐसी बातों को कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना करोगे बात आप, और 1 घंटे में सारा काम निपटा के काम ही क्या बचता है, नींद करना ही ना। मगर मेरा ऐसा नहीं है ना, अब शुरू करूंगी तो स्कूल जाने के बाद सब बच्चों की ची ची पी पी सुनते हुए अगर
मेरे सर फटा जा रहा तो भी उनको समझा के ही पाठ पढ़ाना पड़ता है। कहते बड़बड़ाते रहती है तो सास टिफिन ले आके उसके सामने रखती है। उसको खा के अपनी बॉक्स उठा के पूरी गुस्से में हड़बड़ी में रिया स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही बहू स्कूल के लिए निकल जाती है, प्रिया की दोस्त पंकजा घर में आती है। प्रिया, प्रिया, क्या तुम्हारी बहू काम के लिए निकल गई? ये क्या बात हुई प्रिया? सास के लिए थोड़ी भी कद्र नहीं है। सुबह तुम्हारे ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे ये बहू ये इतनी ही है, मेरी बहू भी ऐसी ही है, बातूनी मुंह खोलती है तो बस। कहते हुए पंकजा मीठी मीठी बातें करते हुए प्रिया को अपनी जाल में फंसा लेती है। उतना ही नहीं, प्रिया के घर में ही पेट भर नाश्ता करके घर के लिए जो चावल दाल चाहिए उसे भी ले जाती है। इस तरफ स्कूल में रिया अपनी दोस्त संध्या के पास लंच टाइम पे बात करते हुए संध्या पूछती है, अरे रिया, सास ने क्या दिया है डिब्बे में? तुम्हारी सास बहुत हेल्प करती है ना कामों में। कहती है तो रिया बोलती है, अरे ओ क्या मुझे हेल्प करेंगे, मैं मेहनत से काम करके जो सैलरी आती है उनके हाथों में रखती हूँ तो वह मेरे ऊपर ही बड़प्पन दिखाते हैं। देखेंगे एक ना एक दिन इनका बड़प्पन भी देखूंगी। मेरी छोड़ो, तुम्हारी बताओ। मेरी क्या सुनती हो, छोड़ो, सारे सास एक बराबर। हाँ पता है, चलो चलो क्लास के लिए टाइम हो गया। कहते हुए रिया और संध्या अपनी क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शाम को रिया अपने घर आती है। सास बहू अच्छे से ड्रेस करके फ्रेश अप होके टीवी के सामने बैठते हैं। वहाँ पे, अरे बहू वो चैनल तो बदली करो, अच्छे सीरियल्स के टाइम पे न्यूज क्यों लगाई है? अरे आप क्या कुएं का मंडकी बन के रहोगे? सोसाइटी के बारे में कुछ जानना नहीं है क्या? जब देखो सीरियल, उसको देखते ही ना आप ऐसे बन गए हो। सास को बहू नहीं राज आती, बहू को सास नहीं राज आती। कहते हुए दोनों बात करते करते थक के खाना खा के सो जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में सोए हैं। उसी समय में एक महान चोर उनके घर में घुस जाता है। वह चोर घर भर पैसे के लिए ढूंढ रहा है। वह शब्द सुन के दोनों जाग जाते हैं। दोनों को घबराहट शुरू हो जाती है। दोनों भय से घबराए हुए एक कोने में आके बैठ जाते हैं। धीरे से रिया बोलती है, अरे सासू माँ, घर में चोर घुस आया है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं रिया, वो अकेला है, हम दो हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कहते हुए दोनों बड़ी सी पत्थर हाथ में लेके उसके ऊपर छलांग मार के उस पत्थर से उसके सर फोड़ देते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए डरते हुए चोर वहाँ से भाग जाता है। तो रिया के मुंह से हाँ, थैंक्स सासू माँ, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी स्थिति क्या होती? अरे हाँ बहू, मैं भी तो बूढ़ी हूँ, अगर मैं अकेली होती तो क्या करती? कहते हुए दोनों झप्पी लेते हैं। तो रिया कहती है, आई एम सॉरी सासू माँ, इतने दिन आप बड़े होने का मान नहीं रखा मैंने। आज हम दोनों साथ में हैं, इसी वजह से वो भाग गया चोर। हाँ प्रिया, इतने दिन मैंने भी कहाँ समझा आपको, तुम्हें तो मैं गैर ही मानती थी। सासू माँ, हम दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आप घर संभालती है ना, इसीलिए मैं काम पे जा पाती हूँ। अरे बहू, तुम और मेरा बेटा काम कर रहे हो, इसीलिए कोई बाधा के बिना घर अच्छे से चल रहा है। हाँ सासू माँ, हम दोनों एक हैं। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहाँ के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लोग इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वहाँ अंगुलीमाल नाम का बहुत खतरनाक डाकू रहता था। वह लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काट कर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था।
एक दिन भगवान बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है? आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। यहाँ लोगों को वह लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काट कर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? यह सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुँचे, तब अंगुलीमाल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ सन्यासी, रुक जा। उसकी आवाज सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। अंगुलीमाल की क्रोध को शांत रूप से गौतम बुद्ध उत्तर दिए, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। तो गौतम बुद्ध उतनी ही शांतता से बोले, तो ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल पेड़ के पास गया और वहाँ से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम जाओ और इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में भगवान बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद अंगुलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का परम शिष्य बन गया।